व्यवस्था करना जरूरी है सर। हाँ बिल्कुल जरूरी है। हेलो, हाँ ठीक हुआ जी। हाँ दूध में और सब्जी क्या बन रहा है? सब्जी क्या बन रहा है? सब्जी बनेगा तो सुनिए खाली रहे। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। यस सर। यस सर। तो पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़ रहे थे वो थोड़ा सा एक बार कंफर्म कर दीजिएगा कहां तक हुआ था। पिछले क्लास में लास्ट क्लास कहां तक बताए थे? पिछले क्लास में लास्ट टॉपिक बता दीजिए, कहां तक पढ़ाए थे केमिस्ट्री में? सर पीपीएम तक बताया था। पार्ट पर मिलियन, आई थिंक पार्ट पर मिलियन तक हुआ था। हाँ, पीपीएम तक। तो पिछला किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो आप मैसेज कर सकते हैं। पिछला जो पढ़ाया गया था उसमें यदि कहीं भी कंफ्यूजन है तो आप एक बार मैसेज कर सकते हैं।
सर एक डाउट था। तो एक बार अगेन रिपीट कर दे रहे हैं, जो पिछले दिन हम लोग पढ़े थे उसको रिपीट कर दे रहे हैं। सबसे पहले हम लोग कंसंट्रेशन टर्म पढ़ रहे थे। तो कंसंट्रेशन टर्म में आपको दो बताया गया था। कंसंट्रेशन टर्म में एक क्वालिटेटिव और दूसरा क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में बताया गया था डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। एक बार गौर से सुन लीजिए, पिछले क्लास में जो पढ़ाए थे वो रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो कंसंट्रेशन टर्म का मतलब होता है कि वो डिफरेंट टर्म जो रिलेट करता है सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को। समझ रहे हैं? देखिए ये आपको पिछले क्लास में जो बताया गया था, पहले वो थोड़ा सा रिपीट कर दे रहे हैं। तो कंसंट्रेशन टर्म का मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को जो रिलेट करें, वैसे डिफरेंट टर्म जो सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को रिलेट करें उसको कंसंट्रेशन टर्म कहा जाता है। सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को रिलेट करें, कंसंट्रेशन टर्म बोलते हैं। अब जैसे कंसंट्रेशन टर्म में आपको क्वालिटेटिव मेथड में बताया गया था। क्वालिटेटिव मेथड में एक डाइल्यूट होता है, दूसरा कंसंट्रेटेड होता है। देखिए पिछले क्लासेस में जो पढ़ाया गया था वो पहले रिपीट कर देते हैं आगे बढ़ने से पहले। तो सबसे पहले डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड दो बताए थे। डाइल्यूट का मतलब होता है कि जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट से बहुत ज्यादा सॉल्वेंट हो, सॉल्यूट कम हो, सॉल्वेंट बहुत ज्यादा हो, उसको हम लोग डाइल्यूट बोलते हैं। सॉल्यूट से सॉल्वेंट बहुत ज्यादा हो तब। और कंसंट्रेटेड का मतलब होता है उल्टा, सॉल्यूट बहुत ज्यादा हो सॉल्वेंट से, तो इसको हम लोग कंसंट्रेटेड टर्म बोलते हैं। जब सॉल्यूट बहुत ज्यादा हो किससे? सॉल्वेंट से। आ रही है समझ में? ये पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे। जहां पे भी आपको कंफ्यूजन हो आप इमीडिएटली मैसेज कीजिए, चैट कीजिए, तुरंत आप पूछ सकते हैं जहां पे भी आपको कोई भी कंफ्यूजन आ रही है। तो एक आपको हो गया डाइल्यूट और दूसरा हो गया कंसंट्रेटेड। तो डाइल्यूट में सॉल्यूट और सॉल्वेंट में सॉल्वेंट बहुत ज्यादा होगा सॉल्यूट से, कंसंट्रेटेड में सॉल्यूट बहुत ज्यादा होता है सॉल्वेंट से। और कंसंट्रेटेड टर्म डिफाइन होता है, कंसंट्रेटेड टर्म एक्वस सॉल्यूशन के लिए, ये एक्वस के लिए डिफाइन होता है कंसंट्रेटेड। आ रही है समझ में? ये कंसंट्रेटेड जो डिफाइन होता है वो एक्वस के लिए। समझ गए? अब आते हैं क्वांटिटेटिव मेथड पे, जो पिछले दिन हम लोग पढ़े थे। क्वांटिटेटिव मेथड में आपको पहला बताया गया था W/W परसेंटेज। पहला जो टॉपिक था इसका वो था W/W परसेंटेज। याद कीजिए W/W परसेंटेज क्या होता है? तो मास ऑफ सॉल्यूट, जैसे यदि सॉल्यूट का पता करना है, बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। दूसरा बताया गया था, हाँ इसी तरह से यदि यहां पे सॉल्वेंट का परसेंटेज पता करना हो तो सॉल्वेंट लिखेंगे, मतलब कि मास ऑफ सॉल्वेंट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्वेंट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। फिर से सुनिए, W/W परसेंट का मतलब होता है मास बाय मास परसेंट। W/W परसेंटेज कहा जाता है मास बाय मास परसेंट को। इसमें यदि हम सॉल्यूट का पता कर रहे हैं तो मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और ये समझ में, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100।
उसी तरह से यदि हम V बाई V परसेंटेज पता करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। देखिए मास बाय मास परसेंटेज में मास रखते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। हाँ, यदि आपको सॉल्वेंट का पता करना है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। एक बात और, यदि सॉल्यूट का कोई भी परसेंटेज, जैसे एक का मालूम है, एक का परसेंटेज मालूम है, दूसरे का पता करना है, तो आप 100 माइनस कर सकते हैं क्योंकि टोटल परसेंटेज कितने का होता है, 100 का। तो यदि मान लीजिए हमको सॉल्यूट का परसेंटेज मालूम है कि 20% है तो सॉल्वेंट कितना होगा, 80%। यदि सॉल्यूट हमको मालूम है 70% तो सॉल्वेंट कितना होगा, 30%। बात समझ रहे हैं कि नहीं? एक यदि मालूम है तो दूसरा के लिए आप 100 माइनस कर सकते हैं। तीसरा पढ़े थे हम लोग पिछले क्लास में W बाई V परसेंटेज। तो W बाई V परसेंटेज का मतलब होता है कि मास बाय वॉल्यूम, मतलब मास V वॉल्यूम, मास जिस कंपोनेंट का पता करना है उसका मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। आई बात समझ में? तो इस तरह से ये आपको W बाई V परसेंट। चौथा जो टॉपिक पढ़े थे हम लोग इसमें पिछले क्लास में, वो था PPM, पार्ट पर मिलियन। तो PPM के बारे में एक बार दोबारा फिर से सुन लीजिए। PPM को कहा जाता है पार्ट पर मिलियन। तो पार्ट पर मिलियन, मिलियन का मतलब होता है 10 टू द पावर 6। तो किसी भी कंपोनेंट का पार्ट, मास या वॉल्यूम पर मिलियन में, शब्द को गौर कीजिए, किसी भी कंपोनेंट का पार्ट, मास या वॉल्यूम मिलियन में। डिफिनेशन समझे, ये पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं। किसी भी कंपोनेंट का पार्ट, मास या वॉल्यूम मिलियन में PPM कहलाता है। तो PPM को डिफाइन करने के लिए हम लोग इस तरह से लिखते हैं कि किसी भी कंपोनेंट का पार्ट, मास और वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट इन पर मिलियन, पार्ट, मास और वॉल्यूम पर मिलियन। जैसे हम यदि पार्ट रखें तो सॉल्यूशन का भी पार्ट रखेंगे, इज कॉल्ड PPM, इज कॉल्ड PPM। देखिए क्या लिखे हैं, पार्ट, मास या वॉल्यूम कंपोनेंट का पर मिलियन, पार्ट, मास या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड PPM। पर मिलियन में जितना है, आ रही है बात समझ में? हमने क्या कहा, पर मिलियन में किसी का भी पार्ट, मास या वॉल्यूम, देखिए 3 शब्द है, पार्ट, मास या वॉल्यूम, पर मिलियन में जितना है उसी को PPM बोलते हैं। तो PPM का फॉर्मूला जो पिछले क्लास में पढ़ाए थे वो था पार्ट, मास या वॉल्यूम, तीनों में से जो भी इंफॉर्मेशन हो ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय पार्ट, मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6, इनटू 10 टू द पावर 6। देखिए किसी भी, जिसका भी पता करना है उसका पार्ट, मास या वॉल्यूम कंपोनेंट का पार्ट, मास या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड में इनटू 10 टू द पावर 6। गौर कीजिए पिछला 3 सब परसेंटेज था 100 में, ये मिलियन है इसलिए 10 टू द पावर 6। दूसरी बात जो सबसे यहां पे स्ट्रॉन्ग फैक्ट है वो ये कि जब भी आपको मेन एनालिसिस करना रहता है, जैसे कि हमने पिछला दिन इस पे सवाल भी एक बताया था, जैसे 5 ppm लिखा हुआ है ऑक्सीजन गैस का, गौर से सुनिएगा, 5 ppm ऑफ ऑक्सीजन गैस इन वाटर ऐसे लिखा हुआ है। इसको हम लोग को तोड़ना है तो हम लोग अपने हिसाब से इसको तोड़ सकते हैं, मतलब आप जैसे चाहें इसको तोड़ सकते हैं अपने हिसाब से। अब कैसे तोड़ सकते हैं तो याद कीजिए पिछला दिन ये बात बताए थे
कि जैसे 5 ppm लिखा हुआ है ऑक्सीजन गैस का, तो इसको तोड़ करके हम लोग ऐसे कर सकते हैं 5 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन गैस इन 10 to the power 6 पार्ट ऑफ वाटर। देखिए यहां पे ध्यान दीजिए कैसे तोड़ा गया, ये थोड़ा ध्यान से समझिए। 5 ppm ऑफ ऑक्सीजन गैस इन वाटर है, मतलब 5 पार्ट किसका है, ऑक्सीजन गैस का, पर मिलियन पार्ट ऑफ वाटर में। इसको मास में लिखना है, ये तो हो गया कि पार्ट के टर्म में। अब इसी को मास के रूप में नीचे लिखना है, तो मास का यूनिट हम लोग जानते हैं कि ग्राम होता है, तो इसको देखिए मास में कैसे लिखेंगे, ये हो गया पार्ट के टर्म में, मास के टर्म में लिखना है तो 5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस इन 10 to the power 6 ग्राम ऑफ वाटर। ये हो गया आपको मास के टर्म में, समझ रहे हैं? जहां कंफ्यूजन है आप मैसेज कर सकते हैं। पहले हमने पार्ट में लिखा, फिर हमने मास में लिखना शुरू किया इसको, तो मास का यूनिट के लिए हम लोग पार्ट की जगह पे ग्राम लिख दिए, मतलब मास में हो गया 5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस इन 10 to the power 6 ग्राम ऑफ वाटर। एक बात यहां स्ट्रांगली हम लोग ध्यान रखेंगे, यदि हम यहां ग्राम लिख रहे हैं तो यहां पे भी ग्राम लिखेंगे, मतलब जैसा यूनिट यहां पे वैसा ही यूनिट यहां पे, यूनिट डिफर नहीं करना चाहिए, यूनिट डिफर नहीं करना चाहिए, सेम यूनिट होना चाहिए। मतलब यहां आप ग्राम लिख रहे हैं तो यहां पे भी ग्राम, यहां किलोग्राम तो यहां पे भी किलोग्राम। आ रही है बात समझ में? यहां जैसा यूनिट वैसा ही यहां यूनिट। इसी तरह से यदि हम लोग वॉल्यूम लिखते हैं तो 5 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस इन 10 to the power 6 मिलीलीटर ऑफ वाटर, क्योंकि वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मिलीलीटर। तो देखिए पार्ट में लिखना था इसको तोड़ करके, तो हम लोग कैसे लिखे, 5 ppm बोल रहा है, मतलब 5 पार्ट पर मिलियन, तो 5 पार्ट ऑक्सीजन गैस का 10 to the power 6 पार्ट ऑफ वाटर में। हम यदि इसको मास में लिखते हैं तो 5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस इन 10 to the power 6 ग्राम ऑफ वाटर। वॉल्यूम में लिखना है तो 5 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस इन 10 to the power 6 मिलीलीटर ऑफ वाटर। अब आपको इसमें कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, हम वेट कर रहे हैं, आप मैसेज कर सकते हैं। इसमें यदि किसी भी तरह का कंफ्यूजन है तो आप मैसेज कर सकते हैं। आगे तब बताएं, इसमें अगला शब्द पे चलें। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ये एक्वस के लिए ही क्यों डिफाइन होता है, आपका ये सवाल है, समझिए। तो इसको इरेज कर रहे हैं, आपका सवाल है कि कंसंट्रेटेड टर्म को एक्वस के लिए ही क्यों डिफाइन करते हैं, तो समझ लीजिए। देखिए हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में एनालाइज किए थे कि जो लेस अमाउंट में हो वो सॉल्यूट और जो लार्ज अमाउंट में हो वो सॉल्वेंट। फिर हम लोग इसमें एक और एनालिसिस किए थे कि वाटर इज ऑलवेज सॉल्वेंट, वाटर हमेशा सॉल्वेंट होता है, हमेशा, वाटर को फर्क नहीं पड़ता है, वाटर इज ऑलवेज सॉल्वेंट। अब देखिए डाइल्यूट में क्या होता है, सॉल्यूट से सॉल्वेंट बहुत ज्यादा होता है,
लेकिन कंसंट्रेटेड में, कंसंट्रेटेड जब हम लोग बोलते हैं तो उल्टा हो जाता है, सॉल्यूट को ज्यादा होना पड़ता है सॉल्वेंट से। अब सिंपल सोचिए कि यदि हम वाटर नहीं रखते हैं कंसंट्रेटेड के लिए, तब तो ये डिफिनीशन फेल हो जाता है। नहीं समझे ये डिफिनीशन कैसे फेल हुआ? सॉल्यूट किसको बोलते हैं? लेस अमाउंट को। और सॉल्वेंट किसको बोलते हैं? लार्ज अमाउंट को। सॉल्यूट कहा जाता है लेस अमाउंट को और सॉल्वेंट कहा जाता है लार्ज अमाउंट को। अब यदि आप वाटर नहीं रखते हैं तो डिफाइन ही नहीं होगा। जस्ट एक एग्जांपल देखिए, 2 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस प्लस 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस में, बताइए सॉल्यूट कौन होगा, सॉल्वेंट कौन होगा? तो देखिए ये लेस है तो ये सॉल्यूट और ये मोर है तो सॉल्वेंट। मतलब 20 ग्राम नाइट्रोजन गैस हमारा सॉल्यूट हुआ और 2 ग्राम नाइट्रोजन गैस सॉल्यूट हुआ और 20 ग्राम हाइड्रोजन गैस सॉल्वेंट हुआ। तो सॉल्यूट ज्यादा है कि सॉल्वेंट? तो ऑफ कोर्स सॉल्वेंट ज्यादा है, और सॉल्वेंट ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा? डाइल्यूट। अब इसको उल्टा लिखते हैं, इस एग्जांपल को रिवर्स करके लिखते हैं। तो रिवर्स करके इस तरह से 20 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस प्लस 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, 20 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस प्लस 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, ये हो गया आपका सॉल्वेंट क्योंकि ये ज्यादा है, और ये हो गया सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट ज्यादा सॉल्यूट कम, अगेन फिर से डाइल्यूट बन गया। नहीं समझे? 20 ग्राम नाइट्रोजन सॉल्वेंट और 2 ग्राम हाइड्रोजन सॉल्यूट, क्योंकि जो कम है वो सॉल्यूट और जो ज्यादा है वो सॉल्वेंट। आ रही है बात समझ में? जो कम है वो सॉल्यूट। तो आपका कंसंट्रेटेड तो डिफाइन ही नहीं हो रहा है। आप खुद देखिए ये दोनों एग्जांपल में कंसंट्रेटेड कहां डिफाइन हो रहा है। लेकिन अब ये एग्जांपल देखिए, 2 ग्राम NaCl और 20 ग्राम वाटर, वाटर इज ऑलवेज सॉल्वेंट। तो इस बार ये सॉल्यूट तो है ही और वाटर हमारा सॉल्वेंट है। तो आप लोग बताइए ये कैसा सॉल्यूशन है, डाइल्यूट की कंसंट्रेटेड? सोच करके चैट बॉक्स में जाइए और मैसेज कीजिए ये डाइल्यूट है कि कंसंट्रेटेड है। ये जो हमने बोर्ड पे एग्जांपल लिखा है वो डाइल्यूट है कि कंसंट्रेटेड है? हर कोई आंसर कीजिए। 20 ग्राम वाटर में 2 ग्राम यदि आपको नमक मिलाया जाए तो वो डाइल्यूट होगा कि कंसंट्रेटेड? अभी एक मैसेज आया है, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, चलिए 4 मैसेज आ चुका है। पार्टिसिपेंट आप लोग कितने हैं? तो 6। 2 और मैसेज कीजिए। दो और मैसेज कीजिए ताकि हम कंफर्म हो जाएं कि आप लोग समझ रहे हैं। चलिए सभी का आंसर डाइल्यूट है, सिर्फ एक कंसंट्रेटेड बोल दिए। तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, जो कंसंट्रेटेड अभी बोले हैं ये आपका सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है। तो सॉल्यूट आपका कम ना है, और सॉल्यूट कम हो सॉल्वेंट ज्यादा हो तो क्या होगा? डाइल्यूट। तो ये जो एग्जांपल हम लिखे हैं वो डाइल्यूट है, मतलब यहां पे ये डाइल्यूट है। अब इसको उल्टा लिखते हैं, 20 ग्राम ऑफ NaCl और 2 ग्राम वाटर। तो देखिए वाटर अब 2 ग्राम है और नमक 20 ग्राम है। तो गौर कीजिए कि यहां हमने क्या लिखा? वाटर इज ऑलवेज सॉल्वेंट। वो 2 क्या 1 ग्राम भी रहता वाटर तब भी सॉल्वेंट होता, वाटर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब आपका ये नमक सॉल्यूट ही है यहां पे और वाटर सॉल्वेंट है। अब देखिए वाटर सॉल्वेंट है क्योंकि यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। वाटर इस डिफिनीशन को नहीं मानता है,
ये जो हमने सबसे ऊपर लिखा है, वाटर इज ऑलवेज सॉल्वेंट देन सॉल्वेंट। चाहे वाटर 1 ग्राम से कम भी रहता, 0.2 ग्राम भी रहता, तब भी वाटर इज ऑलवेज सॉल्वेंट। अब बताइए कि सॉल्यूट आपका 20 ग्राम और सॉल्वेंट जो वाटर है वो 2 ग्राम। तो चौथा, ये लास्ट एग्जांपल जो हमने लिखा, ये आपके हिसाब से अब क्या बन गया, कंसंट्रेटेड बना कि नहीं? बताइए, कंसंट्रेटेड बना कि नहीं? मैसेज कीजिए, आपके हिसाब से लास्ट वाला एग्जांपल क्या है, कंसंट्रेटेड है कि नहीं है? यस और नो? बिल्कुल सही मैसेज भेजे हैं आप लोग, बिल्कुल कंसंट्रेटेड है, क्योंकि इसमें सॉल्वेंट हम लोग का कम हो गया। आई बात समझ में? तो इसीलिए कंसंट्रेटेड ऑलवेज डिफाइंड फॉर एक्वस सॉल्यूशन एंड नेवर डिफाइंड फॉर अदर। कंसंट्रेटेड सिर्फ और सिर्फ, हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स, वाटर इज ऑलवेज सॉल्वेंट एंड नेवर कंफ्यूज अबाउट इट। वाटर इज ऑलवेज सॉल्वेंट और कोई कंफ्यूजन नहीं, कभी नहीं। एक्वस लिख दिया, सिंपल सी बात, एक्वस लिख दिया तो आपका सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर होगा। कोई कंट्रोवर्सरी, कोई कंफ्यूजन नहीं। वाटर किसी डिफिनेशन को मानता ही नहीं है, इस डिफिनेशन को या किसी दूसरे को। वाटर इज ऑलवेज सॉल्वेंट देन सॉल्वेंट, नेवर सॉल्यूट। चाहे हम 1 बोरा चीनी ले लो, बड़ा सा बोरा, उसमें तुम 1 चम्मच पानी मिला दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 चम्मच पानी भी सॉल्वेंट ही है, अब पूरा बोरा भरा हुआ चीनी सॉल्यूट ही है। वाटर को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वाटर को कितना भी कम करो, कितना भी कम करो। समझ गए? तो इसीलिए आपका जो सवाल था कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑलवेज डिफाइंड फॉर एक्वस, वो रीजन आपके सामने है। क्योंकि यहां यदि हम रिवर्स किए तो फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये डिफिनेशन चलता रहेगा और इस डिफिनेशन को सिर्फ वाटर नहीं मानता है। एकमात्र सिर्फ वाटर ही ऑलवेज सॉल्वेंट होता है और इस डिफिनेशन से अलग होता है। इसीलिए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑलवेज डिफाइंड फॉर वाटर। समझ गए? आगे बढ़े तब अगले शब्द पे, नेक्स्ट वर्ड पे। और यदि कोई कंफ्यूजन है तो हम वेट कर रहे हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, और किसी तरह का कंफ्यूजन है तो, किसी भी तरह का कंफ्यूजन है या कुछ और आपके दिमाग में आ रही है सवाल, तो आप पूछ सकते हैं अगले शब्द की तरफ बढ़ने से पहले। तो ये लास्ट वाला एग्जांपल जो था वो हम लोग का कंसंट्रेटेड था, बाकी ऊपर डाइल्यूट। इसको इरेज कर रहे हैं। तो अगले शब्द की तरफ चलें। चलिए अगला शब्द लिखिए, मोल फ्रैक्शन। अगला वर्ड है मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब होता है टोटल में कितना है। तो इसको डिफाइन करने का तरीका होगा द मोल ऑफ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन present in total mole of solution. Total mole of solution is called mole fraction. The mole of component of solution present in total mole of solution is called mole
फ्रैक्शन। टोटल में जितना परसेंट है, मतलब मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला हो जाएगा मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। आई बात समझ में? मान लीजिए कि लेट मोल ऑफ सॉल्वेंट, देखिए सॉल्वेंट को हम सब जगह वन सिंबल से, इससे आपको फॉर्मूला याद करने में आसानी होगी। सॉल्वेंट 1 सॉल्यूट 2, सॉल्वेंट 1 सॉल्यूट 2, ध्यान रखिएगा। मोल ऑफ सॉल्वेंट N1, मोल ऑफ सॉल्यूट जिसको 2 सिंबल से दर्शा रहे हैं N2, मोल ऑफ सॉल्वेंट N1, मोल ऑफ सॉल्यूट N2। तो टोटल मोल N1 प्लस N2 दोनों का सम। आई बात समझ में? टोटल मोल दोनों का सम N1 प्लस N2। अब जैसे हमको मोल फ्रैक्शन पता करना है सॉल्वेंट का, इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं x1, एक्चुअली में ये x नहीं होता है, लेकिन हम लोग इसको x ही मान के चलते हैं। तब मोल फ्रैक्शन है मोल बाय टोटल मोल, तो मोल ऑफ सॉल्वेंट N1 और टोटल मोल कितना है N1 प्लस N2, मतलब N1 बाई N1 प्लस N2। तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हो गया। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट x2 से डिनोट करेंगे, तो N2 बाई N1 प्लस N2। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट N1 बाई N1 प्लस N2 और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट N2 बाई N1 प्लस N2। अब इन दोनों को ऐड करके बताइए कितना आता है, आप लोग बताइए इन दोनों को ऐड करके कितना आता है, मैसेज कीजिए। बिल्कुल सही जवाब, सही आंसर भेजे। बिल्कुल सही आंसर है आपका भी। दोनों को ऐड करने पे कितनी आ रही है? बिल्कुल सही, सभी का आंसर है, सबने सही जवाब दिया। 1 आता है मोल फ्रैक्शन का सम। कितना आता है? 1। तो सिंपल सोचिए, इन दोनों का सम 1 है, इन दोनों का सम 1 है, मतलब ये दोनों 1 से कम होगा या 1 से ज्यादा होगा। इंडिविजुअल की बात हम कर रहे हैं। दोनों का सम यदि 1 है तो दोनों का वैल्यू लेस देन 1 और मोर देन 1, मतलब मोल फ्रैक्शन का वैल्यू लेस देन 1 और मोर देन 1। निश्चित तौर पे क्या होगा? लेस देन 1। बिल्कुल सही जवाब, लेस देन 1। आ रही है बात समझ में? सिंपल सोचिए, 2 का सम 1 है, मतलब दोनों का वैल्यू क्या होगा? लेस देन 1। मोर देन 1 कैसे हो सकता है? हो सकता है क्या? लॉजिकल सोचिए, दोनों का सम 1 है, तो इसीलिए दोनों का वैल्यू क्या होगा? लेस देन 1 एंड नेवर एक्सीड मोर देन 1। और कभी भी 1 से ज्यादा मोल फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। मतलब आपको एक ये याद रखनी है, दूसरी बात ये याद रखनी है। अब इससे क्या फायदा होता है ये भी सुन लो। मोल फ्रैक्शन का सम 1, तो यदि हमको सॉल्वेंट का मालूम है, आप सॉल्यूट का कैसे पता कीजिएगा? 1 माइनस। यदि सॉल्यूट का मालूम है, सॉल्वेंट का पता करना है, कैसे पता करेंगे? 1 माइनस। मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। आई बात समझ में? मतलब दोनों में से यदि कोई एक दिया हुआ हो, दूसरा पता करना हो, आप 1 माइनस कर दो। बात समझे? और तीसरी बात, पहली बात तो ये, दूसरी बात ये, और तीसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि मोल फ्रैक्शन का वैल्यू लेस देन 1 होता है, नेवर मोर देन 1। तो तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है,
कि मोल फ्रैक्शन लाइज बिटवीन 0 to 1। ये याद रखिएगा, मोल फ्रैक्शन कहां से कहां तक होगा? 0 से 1 के बीच में, मतलब 0 से ज्यादा और 1 से कम। इसमें किन्हीं को कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। पहली बात, मोल फ्रैक्शन क्या हुआ? मोल बाय टोटल मोल। दूसरी बात, मोल फ्रैक्शन का सम कितना आया? तो 1। तीसरी बात, मोल फ्रैक्शन का वैल्यू कहां से कहां तक होगा? तो 0 से 1। सेट हो गया दिमाग में? मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है मोल बाय टोटल मोल, मोल फ्रैक्शन का सम होता है 1 दोनों का, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, और मोल फ्रैक्शन का वैल्यू 0 से 1 के बीच में। आई बात समझ में? सवाल में यदि परसेंटेज दिया हुआ रहे, अब अगला पॉइंट समझिए। यहां तक यदि आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में जाकर के, मैसेज करके। इन बातों में कहीं पे भी आपको कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर अगले पॉइंट पे चले, इससे सवाल कैसे पूछता है। तो फिर अगले शब्द पे चलते हैं, इसका सवाल कैसे पूछता है ये समझ लो। परसेंटेज दिया रहेगा। जैसे एक तो नॉर्मल सवाल आपको पूछा, मास दिया हुआ है, मतलब 2-3 तरह से सवाल कर सकते हैं, पूछता है। एक आपको मास दिया हुआ है तो मास से आप मोल पता कर लीजिएगा। देखिए सवाल पूछने का ट्रैक जो है वो एक 2-3 तरह से पूछ सकता है। एक तो आपको इस तरह से कि मास इज गिवन, ये याद रखिएगा सवाल कैसे बनाते हैं। यदि मास इज गिवन हो, इफ मास इज गिवन देन कैलकुलेट मोल ऑफ कंपोनेंट्स एंड देन कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन। यदि आपको मास दिया हुआ रहे, देखिए गौर कीजिए हमने क्या कहा, यदि मास गिवन हो तो आपका काम होगा मोल पता करना पहला। जैसे एनसीईआरटी में देखिएगा मास दिया हुआ है, तो मास यदि गिवन रहे किसी सवाल में तो आपका पहला काम होगा मोल पता करना, फिर मोल से मोल फ्रैक्शन। तो मोल कैसे पता करते हैं? तो याद होगा कि ये शुरुआती क्लास में बताए थे, मोल इक्वल टू होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मतलब गिवन मास जो दिया हुआ है उसको डिवाइड कर दो मोलर मास से। गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास से क्या पता चल जाएगा? मोल। और फिर जब मोल पता चल जाएगा तब आप मोल फ्रैक्शन पता कीजिएगा। मतलब 2 स्टेप में, पहले मोल और तब मोल फ्रैक्शन। पहले मोल, पहले मास से क्या कीजिएगा? मोल, और फिर मोल से मोल फ्रैक्शन। अब दूसरा, इफ मास परसेंटेज इज गिवन,
यदि मास परसेंटेज गिवन हो तब क्या करेंगे, तो 100 कंसीडर करके बनाएंगे। देन कंसीडर मास ऑफ सॉल्यूशन एज 100 ग्राम एंड कैलकुलेट mole of component and finally calculate mole fraction, और फाइनली कैलकुलेट करो मोल फ्रैक्शन। यदि परसेंटेज गिवन हो, मास परसेंटेज गिवन हो, तो कंसीडर करो मास ऑफ सॉल्यूशन एज 100 ग्राम, कैलकुलेट कर लो फिर मोल मास से, क्योंकि आपको मास परसेंटेज दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 100 मान लेंगे। और ये बात समझ में, हमने क्या कहा, पहले 100 मान लेंगे, फिर 100 से मास पता करेंगे कंपोनेंट का, और फिर मोल फ्रैक्शन। जैसे ये सवाल देखो, 20% of MgO, 20% of MgO by mass present in aqueous solution, then calculate mole fraction of solute MgO। सॉल्यूट यहां MgO है। 20% of MgO by mass present in aqueous solution, 20% MgO है by mass aqueous solution में। तो मोल फ्रैक्शन बताइए MgO का, सॉल्व कीजिए और बताइए। आप क्या करेंगे, इसमें 100 ग्राम मास मान लेंगे कि लेट मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम, तो 100 का 20% MgO है। मास ऑफ MgO जो है वो 20% है 100 ग्राम का। कितना आएगा, 20 ग्राम। आ रही है समझ में बात? मास ऑफ MgO आया 20 ग्राम। अब मास ऑफ वाटर, एक्वस सॉल्यूशन है, तो एक्वस मतलब ही होता है वाटर, तो मास ऑफ वाटर हो जाएगा 100 माइनस 20, क्योंकि 20 ग्राम तो चला गया MgO में। आ रही है बात समझ में? अब आप इसका मोल पता करो और H2O का मोल पता करो। Mg का मोलर मास 24 होता है, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16। तो इसका मोल पता करो MgO का, वाटर का मोल पता करो, और हमको मोल फ्रैक्शन आंसर में भेजो MgO का। चलिए बनाइए, आपके पास 5 मिनट है, आप बनाइए आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं।
कुछ कुछ आंसर जो है वो किन्हीं किन्हीं का थोड़ा सा वेरिएशन लग रहा है आंसर में, जैसे 6/7 एक भेजे हैं, 3/19 भेजे हैं, 0.101 भेजे हैं, तो थोड़ा सा चेक कर लीजिए। सबसे पहले क्या कीजिएगा आप, जैसे मास है, ये मास हम लोग पता किए ना, तो मास से मोल पता कर लेंगे सबसे पहले। तो मोल ऑफ MgO हो जाएगा 20/, देखिए सबसे पहले MgO का मोल पता कर लेते हैं। सबसे पहले दोनों का मोल पता कर लेते हैं। तो MgO का मोल आपको होगा, इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, 24 और 16 40, तो 20/40, तो 2/4 यानी कि 1/2, और 1/2 का मतलब 0.5। MgO का मोल जो है वो 1/2, और 1/2 का मतलब 0.5। मोल ऑफ वाटर, वाटर का मोल पता करते हैं। तो वाटर का मास कितना है 80, और वाटर का मोलर मास कितना हो जाएगा 16 और 2 18, यानी कि 80/18। तो 80/18 और 1/2, तो मोल फ्रैक्शन जैसे 1/2 ही रखिए। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ MgO पता करना है, तो 1/2 और 1/2 प्लस 80/18। अब इसको सॉल्व करके जो आंसर आए, देखिए सबसे पहले 20% था, एक बार फिर से पूरा रिफ्रेश समझिए। तो 20% मतलब मास ऑफ MgO 20 ग्राम और मास ऑफ वाटर 80 ग्राम। तो ये तो हो गया दोनों का मास। मास से हम लोग क्या पता कर लिए, मोल। तो मोल ऑफ MgO हो जाएगा 1/2, मोल ऑफ MgO कितना हो जाएगा 1/2, और मोल ऑफ वाटर कितना हो जाएगा 80/18, 80/18। ये पहले समझ में आया कि नहीं? पहले हम लोग मास से मोल पता किए दोनों का, फिर मोल फ्रैक्शन पता करने के लिए क्या करते हैं, जिसका मोल फ्रैक्शन पता करना है उसका मोल, और डिवाइडेड बाय टोटल मोल। तो आप इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आए, इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आए, तो आई थिंक ये अप्रोक्स में आपको ये आंसर लगभग जाएगा इसका। फोर 4.944, ये ऊपर में 0.5/4.944। हाँ 0.101 एक आंसर भेजे थे, उनका सही है। ये कोई आंसर भेजे थे, ये आंसर आपको फाइनली 0.101 जो भेजे थे उनका सही आ रहा है। ये कोई 0.101 जो भेजे हैं उनका सही है। बाकी जिनको कंफ्यूजन है इसमें पूछ सकते हैं। वैसे दोबारा फिर से सुन लीजिए। 20% था, तो परसेंटेज था, तो इसलिए हम लोग क्या किए, लेट किए। मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम, तो मास ऑफ MgO कितना हो जाएगा 20 ग्राम। तो मास ऑफ H2O वाटर 100 - 20 80 ग्राम। आई बात समझ में? तो फिर मोल ऑफ MgO हाफ आया, मोल ऑफ H2O 80/18, और ये मोल फ्रैक्शन के लिए हम लोग दोनों को डिवाइड कर दिए, हाफ और हाफ प्लस 80/18। तो ये फाइनली सॉल्व करके 0.101 आएगा। अब आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। इसका फाइनल आंसर 0.101 आएगा।
फाइनल आंसर। परसेंटेज था, मास 100 कंसीडर किए और सॉल्व किए। इसमें किन्हीं को कंफ्यूजन है तो पूछिए, नहीं तो फिर अगले टॉपिक पे चलें। किन्हीं को कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर अगले टॉपिक पे चलें। अगले टॉपिक पे चलें तब। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे तब। वैसे इसका एक सवाल और लिख लीजिए, एक सवाल और चेक कर लीजिए इसका आगे बढ़ने से पहले। क्योंकि इसका 4-5 सवाल आपको एनसीईआरटी में भी है। %10 of glucose C6H12O6 molar mass 180 present in, ये आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी सवाल है, ये जो लिख रहे हैं। 10% of glucose C6H12O6 molar mass 180 present in aqueous solution, then calculate mole fraction of glucose, then calculate 10% of glucose C6H12O6 molar mass 180 present in aqueous solution, then calculate mole fraction of glucose। सेम परसेंटेज है तो मान लेंगे लेट मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम, तो मास ऑफ ग्लूकोज 10 ग्राम होगा, क्योंकि 100 का 10% 10 ग्राम। अब मोल ऑफ ग्लूकोज हो जाएगा मास डिवाइडेड बाय मोलर मास 180, मास 10 ग्राम, मोलर मास 180, ये आ गया आपको मोल ऑफ ग्लूकोज। वाटर बचा हुआ है, मास ऑफ वाटर 90 ग्राम, मोल ऑफ वाटर 90/18, समझ गए? मोलर मास वाटर का 18 और मास 90 ग्राम, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज है 10/180 डिवाइडेड बाय टोटल मोल, तो 10/180 प्लस 90/18। अब इसमें कंफ्यूजन है तो पूछिए। 10% ग्लूकोज कह रहा था, तो मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम मान लिए, तो मास ऑफ ग्लूकोज 10 ग्राम, मोल ऑफ ग्लूकोज 10/180, क्योंकि 180 मोलर मास है, तो हम लोग करते क्या है, मास को मोलर मास से डिवाइड करते हैं। तो मास 10 ग्राम बाय 180 ग्राम,
मास ऑफ वाटर 90, क्योंकि टोटल 100 है, 10 ग्राम यदि ग्लूकोज है तो 90 ग्राम वाटर होगा, 10 ही परसेंट है ना, तो 10% का मतलब 10 ग्राम ग्लूकोज और 90 ग्राम वाटर। उसके बाद हम लोग मोल फ्रैक्शन पता कर लिए। आई बात समझ में? कोई कंफ्यूजन इसमें? 0.0109, हाँ सही है, लगभग उतना ही आएगा। सही आंसर भेजे हो। यहां तक कोई कंफ्यूजन? तब अगले टॉपिक पे चलें। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं ना है कि नहीं को? तो अगला टॉपिक समझिए। अगला जो टॉपिक है वो दो शब्द एक साथ, मोलारिटी, मोलालिटी, ये दोनों एक साथ समझिए। मोलारिटी को मोलर कंसंट्रेशन कैपिटल एम, इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। मोलालिटी या मोलर कंसंट्रेशन स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। देखिए इसको कैपिटल एम से मोलारिटी, मोलालिटी, इसका डिफिनीशन है मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखिए गौर कीजिए, मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम सॉल्यूशन का इस तरफ। अब इस तरफ देखिए, मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर किलोग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट। पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखिए, मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर किलोग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट, पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पर किलोग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूशन इधर सॉल्वेंट, ये फर्क है। दोनों को इसलिए बोल रहे हैं एक साथ याद करो क्योंकि दोनों में वर्ड का काफी कम डिफरेंस है और कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इसीलिए आप एक साथ दोनों को याद करो। मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पर किलोग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि इसका फॉर्मूला होगा मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इसका डिफिनीशन होगा, मतलब फॉर्मूला, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में। ये हो जाएगा मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हाँ ध्यान रखना है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, इधर लीटर, इधर मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में, इधर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में। इसको और एक्सपेंड करते हैं तो मोल ऑफ सॉल्यूट की जगह पे लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, देखो मोल ऑफ सॉल्यूट है तो उसकी जगह पे मास ऑफ सॉल्यूट बाय
मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखो मोल है लिखा हुआ, तो मोल की जगह पे क्या लिख सकते हैं, मास बाई मोलर मास। मोल की जगह पे लिख सकते हैं हम लोग मास बाई मोलर मास। सेम इसी तरह से इस तरफ मोल है, तो मोल की जगह पे हम लोग मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। किलोग्राम में। हाँ, यहां ध्यान रखना है कि मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में होगा। यहां पे भी ध्यान रखना है मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में, ये बात ध्यान रखिएगा। मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में, उस तरफ भी मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में, और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नीचे। उस तरफ भी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। उस तरफ गौर कीजिए मास ऑफ सॉल्वेंट है, और इधर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। समझ गए? इसका यूनिट जो होगा मोल पर लीटर या कैपिटल एम, इसका यूनिट होगा मोल पर किलोग्राम और स्मॉल एम। मोल पर लीटर या कैपिटल एम, मोल पर किलोग्राम या स्मॉल एम। समझ गए? तो इसे आगे का एनालिसिस अगले क्लास में। यहां तक कंसंट्रेशन टर्म आपका लास्ट हो गया। अब अगले क्लास में हम लोग इसका सारा सवाल चेक करेंगे, तो इसको आप याद कर लीजिएगा, ताकि अगले क्लास में जब सवाल एक साथ बताना शुरू करें तो प्रॉब्लम कम हो। समझ गए? और कोई कंफ्यूजन है तो आप मैसेज कर सकते हैं। अभी जो बताएं इसमें कोई कंफ्यूजन है तो मैसेज कीजिए। इसमें किसी तरह का कंफ्यूजन है तो मैसेज कर सकते हैं।
इससे आगे एनालिसिस नेक्स्ट क्लास में। वीडियो एडिट करेंगे।